अच्छा जी, आज का हमारा जो सेशन है वो बेसिकली इमेजिंग मोडेलिटीज के बारे में है, जिसमें हम ईसीजी इमेजिंग में तो नहीं आती, लेकिन फिर भी एक सब फील्ड कह लें। अल्ट्रासाउंड है, सीटी है और एक्सरे के बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें से जो दो हैं उसमें तो आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज होती हैं, सीटी में और एक्सरे में। अल्ट्रासाउंड जो है उसमें साउंड वेव्स यूज होती हैं। तो हम इस सेशन में ये पढ़ेंगे कि हमारे ये टेस्ट करवाने क्यों जरूरी होते हैं, क्यों हम ये टेस्ट करवाते हैं, और फिर जब इसकी रिपोर्ट आपके सामने आएगी तो आप किस तरह से उसको जो है वो पढ़ सकते हैं या रीड करके किसी को फाइंडिंग उसकी बता सकते हैं। क्योंकि जब आप मेडिकल के शोबे में किसी में भी आ जाते हैं तो कोई भी कहीं पे भी आपको अपनी मोबाइल में या किसी भी रिपोर्ट किसी भी तरह से दिखा के पूछ लेता है कि भई आप पढ़ के बता सकते हैं, तो एटलीस्ट आप इतने कैपेबल हो जाएं कि आप उन्हें बता सकें कि इसमें फाइंडिंग क्या है। एनाटमी आप लोगों ने पढ़ी होती है, डिजीज आप लोगों ने पढ़ी होती है, तो सिर्फ आपने उसके कुछ वर्ड्स इस तरह के यूज होते हैं रिपोर्ट्स में, उस डिजीज को कह लें डिफाइन करने के लिए, जो अगर हमें वो थोड़े से पता लग जाएं, टिप्स पता लग जाएं, तो हम लोग इजीली वो रिपोर्ट रीड कर सकते हैं। इवन लैब वाले भी उस रिपोर्ट को रीड कर सकते हैं। फिर दूसरा, गूगल आपके पास है, आप उस अगर डिजीज आपको समझ में नहीं आती, आप उसको गूगल से सर्च करके आप उसको बता सकते हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है वो होगा ईसीजी के बारे में और अल्ट्रासाउंड के बारे में। ईसीजी क्या होती है? ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, हमारे हार्ट में ब्लड पंपिंग तो हो रही है, लेकिन वो पंप किस तरह से करता है? जब उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है। ठीक है, अ, हमारे हार्ट में जो पेसमेकर, हार्ट का इनहेरेंट पेसमेकर जो पड़ा हुआ है, एसए नोड, ठीक है, वो हार्ट को जो है इलेक्ट्रिकल क्या कहते हैं उसको, वो बीटिंग पावर जो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे आपका जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में, फिर वेंट्रिकल से आपकी पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, तो ये जो इस तरह से जो ईसीजी है, हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि आपके हार्ट के किस एरिया में प्रॉब्लम है। आपको पता है कि हमारा हार्ट जो है उसकी भी इटसेल्फ एक ब्लड सप्लाई है जो कोरोनरी आर्टरीज के जरिए होती है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, कुछ में राइट डोमिनेंट होती है, कुछ में लेफ्ट डोमिनेंट होती है। जिन पेशेंट्स में लेफ्ट डोमिनेंट होती है उनमें तो हार्ट के वो वाइड एरिया को सप्लाई करती है, और उसकी दो ब्रांचेस होती हैं बेसिकली, सर्कमफ्लेक्स और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। उसका पेशेंट फिर भी बच जाता है, अगर उसको एमआई हो रहा होता है तो वो बच जाता है, क्योंकि एक साइड से सप्लाई उसको फिर भी मिल रही होती है हार्ट को। लेकिन अगर आपका जो राइट साइड है हार्ट की, अगर वो डैमेज हो जाए या उसमें राइट कोरोनरी आर्टरी का इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से सडन डेथ होती है। तो जिन पेशेंट्स में एमआई होता है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, जिनमें सडन डेथ्स होती हैं, वो मोस्टली राइट कोरोनरी आर्टरी की वजह से होती हैं, क्योंकि वो आपके इस जो आपका इलेक्ट्रिकल, ये जो आपका पेस मेकर होता है, इसको सप्लाई दे रही होती है, जिसने बीट करवाना होता है हार्ट को। तो इस वजह से उसका क्योंकि सप्लाई फौरन स्टक हो जाती है, तो पेशेंट की सडन डेथ हो जाती है। सो ईसीजी स्टैंड्स फॉर electrocardiogram, and it records the electrical activity in the heart, and ECG machine record these electrical signals, multiple heartbeats, and produces an ECG strip। जो हमारे पास एक सिंपल हार्ट बीट होती है, वो ये जो इसमें दिखाया हुआ है, ये PQRS and T, ये एक हार्ट बीट का ये वेव फॉर्म होती है। ठीक है, इनके मिलने से फिर आपका जो है वो पूरी एक स्ट्रिप बनती है ईसीजी की। ठीक है, तो इसलिए आप ईसीजी से हार्ट रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। इतना डीप तो हमने ईसीजी को नहीं पढ़ना कि हमें क्या जो है क्या कहते हैं, कंडक्शन डिफेक्ट्स तो नहीं पढ़ने, लेकिन हम लोगों ने एटलीस्ट इस सेशन में इतना कैपेबल हो कि आपको ये पता चल चल सके ईसीजी देख के कि उसमें वो नॉर्मल है या उसमें इंटीरियर वॉल एमआई है, यानी कि लेफ्ट साइड की वजह से है। अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो वो इंटीरियर वॉल एमआई होता है, अगर इंफीरियर वॉल एमआई है तो वो राइट साइड में प्रॉब्लम होती है। अब हमें ईसीजी की जरूरत क्यों पेश आती है? ईसीजी इज रिक्वायर्ड इफ यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग साइंस एंड सिम्टम्स। आपके इर्द गिर्द रास्ते में जाते हुए या हमारे घरों में कहीं पे भी ऐसे सिम्टम्स अगर आपको नजर आए, तो आपको जहन में पहले यही आना चाहिए कि ये कोई कार्डियक इशू है। चेस्ट पेन हो, पेल्पिटेशंस हो। पेल्पिटेशन क्या होता है कि आपको अपनी हार्ट बीट फील हो रही होती है। ठीक है, थंपिंग हार्ट बीट इस तरह से आपको फील हो रही होती है। डिजीनेस हो, लाइट हेडेडनेस हो, कंफ्यूजन हो, फास्ट पल्स रेट हो यानी कि टैकीकार्डिया हो,
ब्रेडिकार्डिया में भी इवन जब आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो। कुछ लोगों में स्पेशली ये पॉइंट नोट करना कि जो लोग डायबिटिक होते हैं उनमें पेन नहीं होती। डायबिटिक लोगों में कोई भी पेन नहीं होती, उनको इतने माइन्यूट हार्ट अटैक हो चुके होते हैं, मिनी हार्ट अटैक बार बार हो चुके होते हैं कि उनको पता नहीं लगता कि हमारी ये हार्ट अटैक की पेन है। उन लोगों में स्वेटिंग होती है, प्रोफाउंड स्वेटिंग होती है। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास या आपके घर में या बाहर कहीं पे भी 40+ में है और उसको स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा फुल बॉडी स्वेटिंग होती है, कपड़े गीले हो जाते हैं, तो वो यही सिम्टम होता है कि मे बी ये कोई कार्डियक इशू है, ठीक है, हार्ट अटैक है। उनमें कभी भी पेन नहीं होती इतनी ज्यादा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने उनकी ईसीजी करवानी है। सिंपल हमारे पास जो ईसीजी का सेटअप होता है वो इस तरह से होता है। टोटल लीड्स कहते हैं उनको 12 हैं, लेकिन लीड्स हमारे पास 10 लीड्स होती हैं ईसीजी की, ठीक है। वो इस तरह पेशेंट के साथ आपने अटैच करने होते हैं इलेक्ट्रोड्स। वो 10 लीड्स होती हैं, वो आपके हार्ट या बॉडी पे इस तरह से लगाई होती हैं कि वो 12 जो है सिग्नल 12 वेव फॉर्म्स में या 12 लीड्स में सिग्नल दे रहे होते हैं हमें, ठीक है। तो ये चेस्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, फिर 4 जो हैं आपके लिम्ब इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो 2 आर्म्स पे लगते हैं, और 2 ये इस तरह जो है वो लेग पे लगे होते हैं, एंकल इलेक्ट्रोड और चेस्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। फिर आप यहाँ से ट्रेस मिलती है, और ईसीजी करवाने के दौरान बोलना नहीं होता, और ये पोजीशन इसकी इस तरह से सेमी रिकम्बेंट पोजीशन होती है पेशेंट की, क्योंकि अगर पेशेंट बोलता है तो उसकी वाइब्रेशंस बनती है और आपका ईसीजी का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक आपको मिलना होता है वो नहीं प्रॉपर मिल पाता। तो इस तरह वो ट्रेस बनती हुई आपके सामने मशीन से निकलती आती है, ठीक है। लीड्स कितनी होती हैं? देयर आर टोटल 10 लीड्स ऑफ ईसीजी, राइट आर्म, लेफ्ट लेग, राइट लेग, एंड V1 to V6, but they produce 12 different views of the heart. V1 to V6, 1 to 3, AVF, AVL and AVR। अब ये जो 12 डिफरेंट व्यूज हैं, ये पूरे के पूरे हार्ट को कवर किया होता है इन्होंने। जब भी तो इन जब लीड्स में इशू आता है तो एक जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है उसको इसीलिए देख के ये पता लग जाता है कि हार्ट के किस एरिया में प्रॉब्लम है, और वो फिर उसी को ट्रीट करता है इमरजेंसी में। लाइक कोई पेशेंट इमरजेंसी में एमआई के साथ आया है, तो वो जब ईसीजी करेगा उसको पता लग जाएगा इंटीरियर में चेंजेस है, इंटीरियर में है या पोस्टीरियर में है, तो वो फौरन उस आर्टरी को स्टेंट करेगा ताकि पेशेंट की जान जो है वो बचाई जा सके। अच्छा, अब कुछ चीजें जो हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए कि व्हाट आर द नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट्स। नॉर्मल जो है वो 60 से 100 नॉर्मल है बीट्स पर मिनट। अगर ग्रेटर देन 100 है तो वो टेकिकार्डिया होगा, अगर लेस देन 60 है तो वो ब्रेडिकार्डिया होगा। एक और टेक्निकल पॉइंट इसमें याद रखें कि मोस्टली रात के वक्त कुछ पेशेंट्स का या एडल्ट्स का भी जो हेल्दी एडल्ट्स हैं उनमें भी हार्ट रेट 40 में भी चला जाता है, ठीक है। तो आप उसको ब्रेडिकार्डिया नहीं कहेंगे, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी एक्टिव नहीं होती, कोई भी काम नहीं कर रहे होते, तो वो रेस्टिंग में भी कुछ लोगों का हार्ट रेट इतना रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वार्ड्स में पेशेंट एडमिट होते हैं तो वो मशीन बीप कर रही होती है, तो वो एक्चुअली में ब्रेडिकार्डिया नहीं होता। जब रेस्टिंग हालत में होता है तो कुछ का हार्ट रेट इतना भी नॉर्मल होता है रेस्टिंग का। फिर जो है एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करते चलो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के हवाले से। ब्लड प्रेशर जो है वो आप लोगों को मेजर करना आना चाहिए अभी से, चाहे आप ओटी के हैं, आप आईटी के हैं, आप डीटी के हैं, कुछ भी, लेकिन आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो आपको ब्लड प्रेशर, आप लोगों को जो है फीवर चेक करना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए सबसे पहले जो है काफी जो है वो इसकी मिसमैनेजमेंट देखिए। लोग चलते हुए जाते हैं 10 मिनट, वो वॉकिंग डिस्टेंस वॉक करके गए और जाते सार वो जो है जी हमारे आजकल जो होते हैं मेडिकल स्टोर्स वाले ब्लड प्रेशर चेक कर देते हैं, और जब चल के गया है पेशेंट तो उसका ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली हाई आएगा, ठीक है। फिर इस तरह उनको ये कहा जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर है। फिर जो आजकल मशीनें आती हैं डिजिटल वाली, वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होती। जो मर्करी वाला डाई वाला होता है आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर, बीपी ऑपरेटस, वो वाला रिलायबल होता है हमेशा। एक तो पेशेंट ने चाय ना पी हो, दूसरा वो ब्लड प्रेशर चेक करते दौरान भी उसको बोलने नहीं देना। वो चल के अगर आया तो एटलीस्ट उसको 10 से 15 मिनट आपने रेस्ट करवाना है, उसके बाद आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है। उसका ब्लडर फुल नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग पे फर्क डालती हैं, ठीक है।
अब मॉनिटर, आप लोग वार्ड्स में जाएं तो आप देखेंगे कि आपके पास एक मॉनिटर इस तरह से आ रहा होता है। तो उस मॉनिटर पे क्या क्या चीज होती है, आप लोग देख के समझ नहीं आता कि ये कौन कौन सी रीडिंग आ रही है, तो वो आपको बताती चलूं कि जो मॉनिटर होता है उस पे ये जो 3 लीड्स आ रही होती हैं ईसीजी की, मॉनिटर पे कभी भी वो 12 लीड्स को नहीं शो कर सकता, क्योंकि आप वार्ड्स में 12 लीड्स लगाते नहीं है। ठीक है। तो ईसीजी की 3 लीड्स शो होती हैं, 1, 2 और 3 वाली। तो ईसीजी के जरिए हार्ट रेट हमें मिल रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर आपका आ रहा होता है वो हार्ट रेट है। ठीक है। नीचे एनआईबीपी के नाम से उन्होंने इन्वेसिव ब्लड प्रेशर लिखा होता है, जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर होता है वो आ रहा होता है। इसको नॉन इन्वेसिव एनआईबीपी इसलिए लिखा होता है क्योंकि ये डायरेक्ट बॉडी से या आपकी आर्टरी से डायरेक्ट पंक्चर करके नहीं लिया जा रहा, ये बाहर एक वो इस तरह से रैप करके उसके जरिए लिया जा रहा है। ये नॉन इन्वेसिव है। इन्वेसिव वो चीज होती है जिसका कॉन्टेक्ट आपकी बॉडी के साथ इंटरनली होता है। ठीक है। आप कट लगाते हैं या आप निडल पास करते हैं तो वो इन्वेसिव चीज होती है। ये नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर होता है, इसलिए इसके साथ एनआईबीपी लिखा आ रहा होता है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर उसका आ रहा होता है, और ये 98 जो रेडिश फॉर्म में है ये लिखा हुआ है उसका जो है क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन। और नीचे रेस्पिरेटरी रेट आ रहा है। तो वो कलर कॉम्बिनेशन भी इसी तरह से है कि जिनको पढ़ने में मसला होता है या जिनको समझ में नहीं आता वो इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। तो a monitor shows heart rate, respiratory rate and blood pressure। जो अब आपकी एक हार्ट बीट है, मैंने बताया पीछे भी कि ये जो वेव फॉर्म है ये एक बीट को शो करती है। ठीक है। तो ये फिर ईसीजी स्ट्रिप पे जितनी ये बीट्स आ रही होंगी वो आपके उतना हार्ट रेट के इक्वल होगा। जो ईसीजी मशीन से स्ट्रिप निकलती है उसके ऊपर भी हार्ट रेट उन्होंने लिखा होता है। अगर ये बीट्स बिल्कुल करीब करीब होंगी, इट्स मीन पेशेंट्स टैकीकार्डिया। ये पूरा सेगमेंट जो है पी से लेकर टी तक ये बहुत करीब करीब होगा, तो पेशेंट वो बहुत ज्यादा फिर आपकी बीट्स होंगी तो पेशेंट को टेकीकार्डिया। अगर वो बहुत दूर दूर है तो वो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है। तो इसमें पी एक अलग सेगमेंट होता है, क्यू आर एस एक कंबाइंड सेगमेंट होता है। जो क्यू वेव होती है ये वाली, ये नॉर्मली नजर नहीं आती। जो ये क्यू वेव है ये नॉर्मली नजर नहीं आती। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये एमआई के केस में, जब एमआई बहुत पुराना कह लें 48 आवर्स पुराना हो जाता है, फिर क्यू वेव अपीयर होती है इस तरह से। वरना हम इसको इस तरह से इस सेगमेंट को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये क्यू है, आर है और एस है, इस तरह से ये शो होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका? अब जो हम लोगों ने लीड्स के बारे में पढ़ा, V1 to V6, 2, 3, AVF, AVL एंड AVR। अब हम ये पढ़ेंगे कि वो हार्ट के किस एरिया को सप्लाई करती है, और उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो वो किस तरह से उसकी सिम्टम्स आएंगी, या कौन सी हार्ट की आर्टरी पे इफेक्ट होगा, ताकि पता किस तरह से लग सकता है कि राइट साइडेड है या लेफ्ट साइडेड है। तो अगर जी आपकी लीड 2, 3 और एवीएफ में प्रॉब्लम आता है, ईसीजी की जो 12 लीड्स आपके पास जो आ रही हैं उनमें अगर 2, 3 और एवीएफ में प्रॉब्लम आता है तो आपकी उसको इंफीरियर वॉल एमआई कहते हैं। ठीक है। कि इंफीरियर साइड हार्ट की डैमेज हुई है, और वो कौन सी आर्टरी उस एरिया को सप्लाई कर रही होती है? राइट क्रोनरी आर्टरी। मैंने बताया हार्ट की 3 आर्टरीज होती हैं बेसिकली जो हार्ट को सप्लाई दे रही होती हैं। वन इज राइट क्रोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट की आगे 2 ब्रांचेस होती हैं, एलसीएक्स और एलएडी। ठीक है। जो सबसे बड़ी होती है वो एलएडी होती है, जिसको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोलते हैं। ये हार्ट के एंड बॉर्डर तक जाती है और ज्यादा एरिया को ये सप्लाई करती है। कुछ केसेस में लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो है वो राइट से ही अराइज कर रही होती है, सॉरी, कुछ केसेस में राइट डोमिनेंट होती है और कुछ केसेस में लेफ्ट डोमिनेंस होती है। यानी कि जो हार्ट के पेसमेकर की बात मैंने की थी वो कुछ सप्लाई सर्कमफ्लेक्स कर रही होती है और कुछ में राइट सप्लाई कर रही होती है। मोस्टली केसेस में राइट सप्लाई कर रही होती है पेसमेकर को, आपके ऐसे नोट को। लेकिन कुछ केसेस में जिनमें लेफ्ट डोमिनेंस होती है वो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कर रही होती है, फिर उस केस में आपकी जो इंफीरियर सरफेस है या उसमें आपकी ये सर्कमफ्लेक्स में भी फिर आपके जो है वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम आती है। ठीक है। फिर आगे है एंटीरियर। जो हार्ट की एंटीरियर साइड होती है उसको एलएडी सप्लाई कर रही होती है।
ठीक है, V1, V2, V3, V4, या आप कह लें V1 से V6 तक जो V वाली लीड्स होती है, इनमें अगर ST एलिवेशन होती है, उसको एंटीरियर वॉल एमआई कहते हैं। और वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की वजह से होता है, यानी कि उसमें कोई क्लॉट आता है, उसकी इन्फाक्शन होती है, तो उसको जो है हम एंटीरियर वॉल एमआई कहते हैं। फिर AVL V5 लीड 1 और V6 में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो लेटरल वॉल एमआई होता है, और वो सर्कमफ्लेक्स जो हमने LCX की बात की उसमें जो है वो इन्फाक्शन की वजह से होता है। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब हम आगे कुछ ECG देखेंगे, उसमें पता चलेगा कि इंटीरियर वॉल है, इंफीरियर वॉल है। तो आपने ये याद रखना है कि अगर इंफीरियर है तो राइट कोरोनरी आर्टरी है, अगर एंटीरियर है तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, या लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग कह लें, LAD कह लें। अगर लेटरल है तो सर्कमफ्लेक्स होगी। अब जो चेंजेस आते हैं, हार्ट अटैक अगर अभी हुआ है तो फौरन से ECG में चेंज नहीं आएगा, वो चेंज जो है आहिस्ता आहिस्ता आपको शो होता है। नॉर्मली आपकी जो PQRS सेगमेंट है वो इस तरह से होता है, S और T के दरमियान कोई भी एलिवेशन नहीं होती नॉर्मली। लेकिन जैसे ही यहाँ से ये नॉर्मल है सेगमेंट यहाँ से, लेकिन यहाँ पे जैसे ही MI होना शुरू हुआ, एक्यूट चेंजेस आना शुरू हुए, तो ये ST एलिवेशन होती है। यानी कि जो सडन अगर है तो नो चेंज, फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा 1 और 2 और, तो आपका जो है ST एलिवेशन आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से ECG देख के ये भी पता लग जाता है कि पेशेंट जो है उसको अभी MI हुआ है या हो रहा है, या रात में हुआ है, या कितने घंटे पहले हुआ है, या एक दिन पहले हुआ है। तो ये चीजें होती है। पहले जो है एक्यूट में आपके आती है ST एलिवेशन, फिर आपके 1 से 2 दिन के बाद जो है कुछ और में ST एलिवेशन भी होती है, R वेव भी शॉर्ट हो जाती है, और Q वेव आना, ये देखें जो इस साइड पे है, यहाँ पे आपके Q वेव नहीं है। A वाले में देखें तो आपको Q वेव नजर नहीं आएगी, जबकि यहाँ पे आपकी Q वेव बनना शुरू हो जाती है। फिर 1 से 2 दिन गुजरने के बाद T वेव जो है आपकी, जो नॉर्मली इस तरह से होती है, वो उसकी इन्वर्जन आना शुरू हो जाती है, इस तरह से इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर 48 आवर्स यानी कि 2 दिन अगर गुजर जाते हैं, तो वो आपका जो है T वेव इन्वर्जन आ जाती है, Q वेव भी आना शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद कुछ लोगों में, जब जिस तरह मैंने डायबिटिक पेशेंट्स की बात की, तो उन लोगों का जो है वो ST और T वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, लेकिन Q वेव फिर भी रहती है। तो वहां से पता चलता है कि ये बहुत पुराना MI है। तो जो मेन पॉइंट इसमें याद रखने वाला है वो ये है कि नॉर्मली Q वेव जो है वो नहीं होती, लेकिन दिन गुजरने के बाद, 2 दिन 3 दिन गुजरने के बाद, या कुछ हफ्ते गुजरने के बाद भी आपकी Q वेव रहेगी, ST सेगमेंट आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट में नो चेंज, फ्यू आवर्स में ST एलिवेशन आती है, 24 आवर्स में Q वेव आना शुरू हो जाती है, और 48 to 72 आवर्स में जो T वेव्स हैं उनकी इन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो लोग ST एलिवेशन के दौरान हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो उनके बचने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब ये आपकी एक नॉर्मल ECG है। ठीक है, इनमें P वेव जो है प्रीसीडिंग QRS सेगमेंट, यानी कि पहले P है, फिर QRS है, फिर T है, फिर वो इस तरह से चलेगा। ये नॉर्मल है आपका। इसमें आप देखेंगे कि आपका कोई ST सेगमेंट एलिवेशन नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये ST सेगमेंट नॉर्मल है। फिर आपका जो है ये क्यू वेव यहाँ पे देखें आपको नजर नहीं आ रही इस एरिया में कुछ भी। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल है। अब यहाँ तक जो आपका, अगर ये देखें हार्ट रेट की, अगर जो मैं बात करती हूँ, ये एक बीट है, ये सेकंड बीट है, ये थर्ड बीट है, ये 4 है, तो ये पूरी लॉन्ग स्ट्रिप बनती है, तो इससे हार्ट रेट इस तरह से कैलकुलेट होता है। अगर ये यूं करीब करीब होंगे ये पूरे का पूरा सेगमेंट, तो इट्स मीन पेशेंट्स हैविंग टैकीकार्डिया। बट अगर ये इस तरह दूर दूर हो जाएंगे, ये सेगमेंट, इस पूरे सेगमेंट की बात कर रही हूँ मैं, ये दूर दूर हो जाएंगे, तो पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो कम है, पेशेंट्स हैविंग ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो ये एक
नॉर्मल ईसीजी है। अब जो नेक्स्ट ईसीजी हम देखेंगे, ये देखें। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि किस किस लीड में चेंजेस हैं और वो कौन सी आर्टरी की वजह से होगी। आप लोगों को इसमें एसटी एलिवेशन नजर आ रही है? किसी लीड में आपको एसटी एलिवेशन नजर आ रही है? मैम 1 वाली लीड में। वन वाली में भी हैं, और देखें। एक तो बहुत ही प्रोमिनेंट है, सामने दो तीन है, बल्कि सेकंड चार वाली पांच। लीड के भी। नहीं, नो, नॉट इन द सेकंड वन। V1 में है, V2 में है, V3 में है। वो तो देखें एसटी सेगमेंट कहाँ तक ऊपर गया हुआ है। लोग टू, ये 4 में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये देखें एसटी सेगमेंट्स कहाँ कहाँ तक है। तो ये, अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो V1 से लेके V4 में या V1 से लेके V6 में, तो वो कौन से वॉल का एमआई होता है? V1 से लेके अगर V6 तक आपका जा रहा है तो वो कौन सी वॉल का होगा? वो राइट साइड का होगा या एंटीरियर लेफ्ट साइड का होगा? लेफ्ट मैम, लेफ्ट। लेफ्ट का। लेफ्ट का, एलएडी का। ठीक है, तो उसको एंटीरियर स्टेमी कहते हैं। इसको स्टेमी क्यों बोलते हैं? आप लोग डॉक्टर्स आपस में वर्ड ये यूज करते हैं, स्टेमी एंड स्टेमी। स्टेमी स्टैंड्स फॉर एसटी एलिवेशन एमआई, यानी कि इसमें एसटी सेगमेंट एलिवेट हो रहा है तो एमआई है। जिनका एन स्टेमी होता है, इट्स मीन उनका एसटी सेगमेंट नॉर्मल हो चुका हुआ है, उनका क्यू वेव है, और उनका वो हार्ट अटैक जो है वो पुराना हो चुका हुआ है, हफ्ते पुराना हो चुका हुआ है। ठीक है, तो एन स्टेमी स्टैंड्स फॉर नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, एंटीरियर स्टेमी स्टैंड्स फॉर एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। तो जब V1 से लेके V6 तक आपके इस तरह से चेंजेस आएंगे तो उसको कहेंगे हम एंटीरियर वॉल एमआई। अब इसमें देखें, इसमें किस में चेंजेस आ रही हैं, किस किस लीड में है, किस में एसटी एलिवेशन है, जरा गौर करें इस पे। मैम V2 V3 में। नो नो नो, गौर करें इसको, देखें। एक तो पूरी की पूरी लीड में आ रही है एसटी एलिवेशन प्रोमिनेंट। मैम AVL में। और ये देखें, एवीएफ में एसटी एलिवेशन है, ये पूरी की पूरी आपकी थ्री लीड जो है इसमें चेंजेस हैं, ये सेकंड में है, टू में है। टू, थ्री और एवीएफ में अगर चेंजेस हो तो हार्ट के किस एरिया का एमआई होता है? इंटीरियर। इंफीरियर, उसको हम कहते हैं इंफीरियर एसटी एलिवेशन एमआई, यानी कि हार्ट की राइट साइड में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें जो राइट साइड है, टू, थ्री और एवीएफ में अगर आपको इस तरह की एसटी एलिवेशन मिले, आपने सिर्फ जेहन में बिठाना है नॉर्मल। आपको अगर कहीं पे भी कोई सेगमेंट इस तरह से ऊपर नजर आ रहा है, तो आप, जो लोग वो बॉक्सेस कैलकुलेट करते हैं, और वो जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट का या उनका जो उसके कैथ के टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वो उनका काम होता है। हम लोगों को सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि हम एक ईसीजी देख के किस तरह से डायग्नोसिस बना सकते हैं, ये हमें पता लग सकता है, और इस तरह से हम अपने किसी अपने की जान बचा सकते हैं कि इसको कार्डियक सेटअप में कहीं जल्दी लेके जाया जा सके। तो ये याद रखें कि अगर आपको V1 से V6 तक एसटी एलिवेशन मिल रही है तो वो हार्ट, जो हार्ट है उसके लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, और अगर आप, और एवीएफ में आपको एसटी एलिवेशन मिलती है तो वो इंफीरियर एसटी एलिवेशन एमआई होगा। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है? मैम नो सिग्नल फ्रॉम हार्ट। यस, नो सिग्नल एंड इट इज बेसिकली डेथ। जो पेशेंट जिसकी डेथ हो जाती है उसकी सीरीज तरह से फ्लैट लाइन होती है, और इसको ए सिस्टोल कहते हैं, ये सिस्टली कहते हैं। ठीक है, तो उसकी फ्लैट लाइन ही होती है।
इसमें हार्ट से कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता, उसको आप कह देते हैं एसिस्टलिक। अब ये देखें, ये हमारे पास क्लिनिकल केसेस है। यहाँ पे मुझे देख के बताएं कि किस वॉल्व में मसला है। लीड्स को गौर से देखें, 2 मिनट ले लें, 3 मिनट ले लें, लेकिन इनको गौर से देखें। 1 2 3 है, AVL भी है, V1 भी है, सारी हैं। आप इनको जरा गौर करें और बताएं मुझे किस किस उसमें प्रॉब्लम है, किस लीड में प्रॉब्लम है। मैम इसमें AVR AVL AVF में भी है, और और V1 V2 V3 V6 तक है। यस, ये इसका बेसिकली ह्यूज इंटीरियर वॉल एमआई था इस पेशेंट का, इसका V1 से V6। और जब आपकी हार्ट की बताए ना, वो सर्कमफ्लेक्स में फिर जो चेंजेस है वो आपके AVL और AVR में भी चेंजेस फिर आते हैं, अगर सर्कमफ्लेक्स भी साथ उसमें इन्वॉल्व होती है लेफ्ट साइड हार्ट की में। लेकिन V1 से लेके V6 तक जो चेंजेस आ रहे हैं, या V4 तक भी, तो वो आपका उसको कहते हैं एक्सटेंसिव इंटीरियर वॉल एमआई। ठीक है। फिर जब ECG आपके पास आती है, अब मुझे ये बताएं, इस ECG को देख के आपको क्या लगता है, पेशेंट को टेकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया? टेकीकार्डिया आई थिंक। यस, क्योंकि ये जो स्पाइक्स हैं ये कितने करीब करीब हैं। फिर आप देखेंगे तो ECG के ऊपर ये आपके हार्ट रेट भी ये कोने पे इस तरह से मेंशन होता है, 103 BPM। ठीक है जी। अब मुझे बताएं, यहाँ तक तो हमारा ECG का एंड हो गया। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ECG से मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें, फिर उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड स्टार्ट करते हैं। मैम ये सेकंड एंड थर्ड वाली में ये जो QRS है, एस की जो है वो इतनी डीप क्यों गई है, मतलब नीचे क्यों गई है? वो डीप नहीं है बेटा, वो क्यू आना शुरू हो गई, ओके क्यू सही। वेव बन रही है। नॉर्मली वो आपको इस तरह से अपेयर नहीं होती ना। फिर एक और चीज होती है, हम लोगों ने जो बात की थी टी वेव इन्वर्जन की। ठीक है। जो हमारी लीड 2 होती है ना, इसमें कई बार, और फिर मेरे ख्याल से AVL में भी कुछ ऐसी हैं ये, जिनमें ये नॉर्मली भी नॉर्मल वेरिएंट होता है कि इनमें टी वेव इन्वर्जन होती है। ठीक है। जो हम लोगों ने नॉर्मल ECG देखी है उसमें आप देखें, इसमें बल्कि वो 12 लीड्स वाली नहीं है ये, उनमें कुछ में ये वेरिएंट होता है कि एक लीड में आपका जो टी वेव है नॉर्मली इन्वर्ट ही होती है। ठीक है, V1 में जैसे है, तो कुछ में जो है ये इस तरह से ये नॉर्मल वेरिएंट होता है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को MI हुआ है। तो कुछ लीड्स में चेंजेस का आना जो है वो नॉर्मल वेरिएंट होता है। और मैम जब हम ये लीड्स लगाते हैं तो इसमें भी हमें सोल्यूशन लगाना पड़ता है? जब हम लोगों ने लीड्स अटैच करनी होती हैं तो हमारी, क्योंकि कंडक्शन हम लोगों ने लेनी होती है, तो अगर तो ड्राई है बॉडी बहुत ज्यादा, तो वो सिग्नल प्रॉपर नहीं आता, वाइब्रेशंस आती हैं, सिग्नल मिलता ही नहीं है कभी कभार। या बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल हैं तो तब भी सिग्नल नहीं आता। फिर कुछ लोग तो जो है वो पानी भी लगा लेते हैं। ज्यादातर ने जेल रखी होती है, जिस तरह अल्ट्रासाउंड जेल होती है ना, इस तरह से जो ECG वाले हैं इन्होंने भी जेल रखी होती है, तो वो जेल लगानी जरूरी होती है ताकि आपके सिग्नल अच्छे मिल सके। ठीक। और जो इमेजिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये चीजें अभी से क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से जब आप लोगों के सेकेंड ईयर में वाइवाज होने हैं, तो ये चीजें आपके मोस्टली अब वाइवा में, OSPI में ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है। इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों ने इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करना है, फिर हम अल्ट्रासाउंड का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फिर नहीं तो वो इसमें कट जाएगा सारा।